चलो, तो अब क्या हुआ, जो रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स है, उसने रदरफोर्ड ने ये सब तो बता दिया कि ठीक है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है, बस उसने एक गलत स्टेटमेंट क्या दे दिया, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली अरेंज्ड इन एटम एंड दे revolve around the nucleus at very high speed and thus do not fall into the nucleus. कहीं ना कहीं इसने प्लैनेट्स से इसको रिलेट करने की कोशिश की। इसने बोला जैसे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं और उनको कोई आराम से घूमते जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो अपनी एक हाई स्पीड मेंटेन कर रहे हैं और वो सन के अंदर जाकर गिर नहीं रहे हैं। ओके, तो कुछ वैसे ही काम इलेक्ट्रॉन्स भी कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। समवन हैज रेज्ड अ क्वेश्चन, आर्या तुमने पूछा कि अल्फा पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हो जाए तो क्या होगा। पहली चीज, इस चीज को हम ये मान के चलेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a high speed particle colliding with another very high speed particle is extremely negligible, है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि वो टकरा पाए। और इतना बड़ा कोइंसिडेंस अगर हो गया तो हद से हद क्या होगा, इतना भारी एलिमेंट है वो He+2 था, अगर एक इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो ठीक है He+ में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट वोंट मैटर। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा सा आदमी उसको डिफ्लेक्ट कर सकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास था 10⁻³ kg की ऑर्डर का, और He+2 का मतलब हो गया उसके अंदर 4 बड़े पार्टिकल्स हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, विच इज ऑलमोस्ट 1800 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 टाइम्स द मास मतलब कि लगभग 7000 8000 टाइम्स हैवियर पार्टिकल है, तो वो इलेक्ट्रॉन से तो डिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, तो इन एनी केस हमें इलेक्ट्रॉन से इनसिग्निफिकेंट अफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर। चलो, अब इसके अंदर जो रदरफोर्ड ने ये वाला स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट को देते ही उसने वॉयलेट किया हमारी जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो था, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी वो एकदम से वॉयलेट हो गई इसके इस स्टेटमेंट से। क्योंकि फंडा क्या था, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है, वो कहती है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि एनी चार्ज्ड पार्टिकल when accelerated, any charged particle when accelerated in an opposite electric field, it must it must emit it must emit electromagnetic radiations, या ऐसे भी बोल सकता हूं, it must lose energy in the form of in the form of electromagnetic radiations। ओके, फंडा ये है कि कभी भी अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, इवन ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जरूरत नहीं है, अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो उस चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होती हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे आज की क्लास का टॉपिक भी रहेगा। फंडा ये रहता है कि जो भी हम ये सुनते हैं एक्स रेज या तरह तरह की हमारी लाइट है, लाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देन देर आर गामा रेज, देर आर इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सब क्या रेडिएशंस हैं जो कि किसी चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन से पैदा होती है। ओके, यस, माइक्रोवेव्स एंड ऑल एवरीवन, है ना। तो इन सब को प्रोड्यूस करने का तरीका ही एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे यूवी लाइट प्रोड्यूस करनी है, तो मैं सन से नहीं लेना चाहता, मेरे को अपने आप से यूवी लाइट करनी है, तो उसका एक सबसे सिंपल तरीका होता है किसी तरीके का एनर्जी ट्रांजिशन करवाना, या किसी तरीके के चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड पे एक्सीलरेट करवाना ताकि रेडिएशंस प्रोड्यूस हो। फंडा ये था
कि अगर मैं रदरफोर्ड की बात को सच मान लेता, क्योंकि रदरफोर्ड ने अभी तक एक बात बोल दी, एक लेवल तक मैंने उसकी बात को सच मान लिया, तो मेरे पास क्या हुआ, ये मेरा एटम था, और रदरफोर्ड के हिसाब से इसी एटम में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे सर्कुलर पाथ्स के अंदर जो है घूम रहा है। ऐसे ही कुछ उसने रैंडम सर्कुलर पाथ्स दे दिए, उसने बोला कि देखो वो इसके अंदर जी ऐसे ऐसे इन सर्कुलर पाथ्स में घूम रहा है। तो अगर उसने ऐसा बोला कि वो ऐसे पाथ्स में घूम रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये सेंटर में एक पॉजिटिव फील्ड बैठी हुई है, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड पे, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड पे घूम रहा है, कुछ भी चलो मान लेते। द प्रॉब्लम इज सर्कुलर मोशन करना, सर्कुलर मोशन करने का मतलब ही ये है कि वो एक्सिलरेटेड मोशन है, क्योंकि एट एवरी मोमेंट उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो चेंज होता जा रहा है। और अगर वो एक्सिलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब ईएम वेव्स इसको प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, मतलब कि अपनी एनर्जी इसको लूज करनी पड़ेगी। और अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है तो इवेंचुअली इवेंचुअली इट मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी लूज होती जाएगी वो स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो डाउन होते 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 इट शुड टेक अ स्पाइरल पाथ एंड इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। यानी कि अगर मैं रदरफोर्ड के मॉडल को सही मान लेता हूं तो एटम को कुछ ही टाइम में कोलैप्स हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो एक ऑलरेडी प्रूवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को वायलेट कर रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने बोला कि अगर वो एक्सिलरेटेड मोशन है तो अपनी एनर्जी को लूज करता जा रहा है, कभी ना कभी इसको गिरना पड़ेगा। और उसी गिरने वाली चीज का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था, वो बोर नाम का एक आदमी था, उसने आकर इस चीज को कैलकुलेट भी करके बताया, और उसने बोला इट विल टेक 10⁻⁻8 सेकेंड्स फॉर एटम टू कोलैप्स। कि अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही है तो 10⁻⁻8 सेकेंड्स में दुनिया को खत्म हो जाना चाहिए। दैट मीन्स दुनिया तो खत्म नहीं हो रही है, मतलब कि इस मॉडल में कोई ना कोई फ्लॉ है। बोर ने अपनी कैलकुलेशन से पहले ये प्रूव कर दिया कि स्पाइरल फॉर्म से आपका एटम तो अब तक कोलैप्स हो जाना चाहिए था, दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अगर एटम ऐसा दिखता है तो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एटम के स्ट्रक्चर में फ्लॉ है। रदरफोर्ड के नाम पर बड़ी डिस्कवरी न्यूक्लियस, दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन उस डिस्कवरी का ड्रॉबैक उसके बाद वाला कैजुअल स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली अरेंज है। द बेटर आंसर फ्रॉम रदरफोर्ड कुड हैव बीन कि मुझे नहीं पता। अगर वो ये चीज बोल देता तो शायद तक वो ड्रॉबैक्स वाली लिस्ट में ना आता। उसे ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूम रहे हैं, उसे ये कह देना चाहिए था दैट आई हैव नो आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, रिसर्च चल रही है, पता चलने पर बता देंगे, जैसे कि जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बोल देते हैं। तो उसको वैसा बोल देना चाहिए था। बट अगेन ये गलती या रैंडम अरेंजमेंट वाली गलती, ये उसके लिए एक ड्रॉबैक का काम कर गई। ओके, प्लस जो बाकी ड्रॉबैक्स हैं उनमें से एक बड़ा ड्रॉबैक और भी आता है, हालांकि वो ड्रॉबैक कई लोगों के साथ में था, कि स्पेक्ट्रम की जो बातें थी जो कि उस टाइम पर शुरू कर चुके थे लोग, तो स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड को कोई भी आइडिया नहीं था। स्पेक्ट्रम इज समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ वेवलेंथ्स वगैरह वगैरह, वो हम पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रम के एक्सपेरिमेंट्स उस जमाने में शुरू हो गए थे हल्के फुल्के, और रदरफोर्ड के पास उनका कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन तो बाद वाले लोगों को भी लेट ही मिला था, बट द थिंग वाज रदरफोर्ड यहाँ पर आकर फेल हो गया। ओके, हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ तक आने के बाद में हमें एक अलग डायरेक्शन में या एक अलग सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में घुसना पड़ गया। न्यूक्लियस तक पहुंच चुके हैं, सब एटॉमिक एरिया में हम एंटर कर चुके हैं, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स ढूंढ लिए हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पार्टिकल्स ढूंढने के ऊपर नहीं होंगे, अब वो एक्सपेरिमेंट्स होंगे उन्हीं पार्टिकल्स की एक्सप्लेनेशन में कि वो कैसे अरेंज्ड है। यानी कि अगला कुछ समय, जो कुछ साल थे, वो अब डिस्कवर्ड चीजों के अरेंजमेंट और एक्सप्लेनेशंस के ऊपर खर्च हुए। उसके बाद फर्दर फिर से डिस्कवरीज ब्रेक करने वाली होंगी। ठीक है, तो हम एंटर कर रहे हैं उस एरिया में जहां पर अब सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और इन पार्टिकल्स के दम पर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है,
यहाँ पर एक छोटा सा आदमी और भी एंटर हुआ पिक्चर में, जिसका नाम था मोजले। ओके, अराउंड 1912 के आसपास ये फेमस हुआ। इस बंदे ने जो काम किया, यस एग्जैक्टली पीरियोडिक टेबल वाला, है ना। मोजले जो था ये क्यों फेमस हुआ, इसका कनेक्शन है एक्सरे एक्सपेरिमेंट से। एक्सरे इसने नहीं बनाई, एक्सरे बनाने वाला आदमी तो तुम्हें जनरल नॉलेज में ही पढ़ा होगा, दैट वाज रोएंटजन। ठीक है, इसने अराउंड 1895 में एक्सरेज को डिस्कवर किया, है ना। और एक्सरेज को डिस्कवर करने के बाद वही वाली बात कि एक नई चीज डिस्कवर हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने उन रेडिएशंस को यूज करना शुरू किया। मैनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दैट बिग बैंग थ्योरी, तो आपने उसमें देखा होगा वो जो लेनार्ड होता है, उसको मतलब बड़ा एक फैंटेसी होती है नई नई लेजर्स और नई नई रेडिएशंस के ऊपर चेक करने का, कि इस रेडिएशन को डालकर इफेक्ट देख रहा हूँ आज इस लेजर को डाल के। सो ऐसे ही एक्सरे डिस्कवर हुई है और एक्सरेज को तरह तरह के लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई एक्सरेज के दम पर जो है किसी ने वो फ्रैक्चर्स और वो सब ढूंढने शुरू कर दिए, किसी ने उसके दम पर जो है पेनिट्रेशन पावर को स्टडी किया वगैरह वगैरह। तो लोग तरह तरह की चीजें पढ़ रहे थे। तो उन्हीं चीजों में से मोजले नाम के आदमी ने एक्सरेज की एक स्टडी की। और इसने क्या किया, इसने अराउंड 35, प्रिसाइजली जाऊं तो 38 एलिमेंट्स अलग अलग इसने लिए। और 38 एलिमेंट्स पर इसने एक्सरेज को वहां पर इंसिडेंट करवाया अलग अलग उस पे, और उनसे बाहर आने वाले स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। ठीक है, अब मैं फिर से एक वर्ड यूज कर रहा हूं, स्पेक्ट्रम। आप स्पेक्ट्रम का मतलब ये लगा के चलिए कि डिफरेंट वेवलेंथ्स का या डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसीज का अरेंजमेंट। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल स्पेक्ट्रम का है रेनबो। जो आपको 7 रंग दिख रहे हैं, वो 7 रंग एक्चुअल में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अरेंजमेंट है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज। वो हम पूरा डिटेल में स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यस अद्वैत, वो विजिबल स्पेक्ट्रम था, विबग्योर जिसको बोलते हैं। 7 कलर्स, दे आर नॉट एक्चुअली 7 कलर, दे आर इनफाइनाइट कलर्स। ठीक है, तो वो एक अरेंजमेंट था। तो अरेंजमेंट का, स्पेक्ट्रम का मतलब एक तरह का अरेंजमेंट है। तो मोजले जो था वो अलग अलग एलिमेंट्स पर एक्सरेज को गिरा गिरा कर उनका स्पेक्ट्रम यानी कि उनसे आने वाले अरेंजमेंट्स को चेक कर रहा था। उन अरेंजमेंट्स को जो चेक करते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में आप जाकर 12th क्लास में एक टॉपिक पढ़ोगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसकी स्पेलिंग तो मुझे मतलब ढंग से समझ भी नहीं आती है, बहुत अजीब सी स्पेलिंग है। कुछ ऐसी सी स्पेलिंग होती है, BREHMSTRALUNG, जिसको प्रोनाउंस किया जाता है ब्रेमसंग। ठीक है, अब उसके अंदर मतलब इतना सारा हिस्सा जो है, ये STRA, ये इतना बड़ा हिस्सा जो है ये सब साइलेंट कर दिया था। अजीब सा, मुझे भी नहीं समझ में आया क्यों ब्रेमसंग बोलते हैं। वो अलग बात है, वो मॉडर्न फिजिक्स में जाकर आप ये कंसेप्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो ब्रेमसम का लॉजिक था कि जब आप एक्सरेज के स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, तो एक्सरेज के स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे आते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऐसे अरेंज होती हैं, और उनमें ना कुछ ऐसे सर्टन पीक्स होती हैं, कुछ छोटे छोटे ऐसे 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 लाइंस होते हैं, ऐसे सडन पीक्स आते हैं, सडन शूटअप्स आते हैं। ये जो शूटअप्स होते हैं, इनको हम के अल्फा, के बीटा, के गामा ऐसे लाइंस का नाम देते हैं। ठीक है, कोई उसकी हिस्ट्री में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। यस आदित्य, ये किसी आदमी का नाम है। ठीक है, लोग ऐसे अजीबोगरीब नाम बहुत पहले से रखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एलॉन मस्क ने अपने बेटे का नाम अभी अजीब रखा है, लोग पहले भी अजीब नाम रखते थे। ठीक है, तो दिस के अल्फा के बीटा दे आर कॉल्ड एज द करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ्स, है ना। ये करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ्स कहलाती हैं, करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ्स ऑफ एक्स रेज, जो कि हम स्टडी करते हैं। हमें अभी उन सब की स्टडी में नहीं घुसना है, बस इतना बताता हूं, मोजले ने वो एक्सपेरिमेंट किया, और मोजले वो आदमी था जिसने हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया है। ओके, इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? यस आदित्य।
Sir, हम्म, a modern periodic law states that the periodic properties of an element are a function of their atomic number. ओके, ठीक है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही है, काफी सारे लोगों का आंसर आ रहा है और सही आंसर आ रहा है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने ये बोला कि लोगों की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। जबकि इस पर्टिकुलर लॉ के आने से पहले लोग ये मानते थे कि एटॉमिक मास इज समथिंग विच विच कंट्रोल्स एवरीथिंग। लोग सोचते थे लोग अपने मास के कारण कंट्रोल करते हैं। वो बाद में समझ में आया कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने समझाया कि एटॉमिक नंबर सब कुछ है। तो मोजले ही वो आदमी था जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को लेकर आया। तो जब इसने अपना स्टडी करना शुरू किया इन एक्सरेज के अलग अलग स्पेक्ट्रम्स और उन सबको इसने वहां पर स्टडी किया, तो उसने सबसे पहले तो ये देखा कि जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन, है ना, मान लो उसने के अल्फा को उसने स्टडी किया, तो के अल्फा की जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, जैसे ये यहाँ पर ऐसे शूट अप हो रहा है, ऐसी अलग अलग एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट पीक्स को उसने स्टडी किया और उन सारी पीक्स के बीच में रिलेशन निकाली। तो उसको सबसे पहले तो ये दिखाई गया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है, इट इंक्रीजेस इट इंक्रीजेस विद एटॉमिक मास। शुरू में तो उसने यही स्टडी किया और ये तो सब लोग डिस्कवर कर चुके हैं, या सब लोग ही बोल रहे हैं, मैनलीफ भी ये बोल रहा था, जो बाकी सब ने जो पीरियोडिक टेबल की बातें की थी वो सब लोग यही बोल रहे थे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक मास की तरह से कंट्रोल होती हैं। तो इसने भी देखा कि ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, लेकिन कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं बन रहा है, या कोई बहुत ज्यादा जनरलाइज फॉर्म नहीं बन रहा है, बीच बीच में एक्सेप्शंस भी आ रहे हैं, या बीच बीच में चीजें मैच नहीं हो रही हैं, उतने का इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो मास के साथ कोई खास रिलेशन नहीं बन पा रहा था। लेकिन फिर जब उसने इस के अल्फा को रिलेट करना शुरू किया विद जेड, जेड को उस टाइम पर एटॉमिक नंबर नहीं बोला गया था, एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज सीरियल नंबर। उसने क्या किया था, उसने एलिमेंट्स लिए, एलिमेंट्स को अरेंज किया एक नंबर देके, है ना, और वो सीरियल नंबर के हिसाब से बाद में पता चला कि सबका वो एटॉमिक नंबर था जो उनको नंबर असाइन कर रहा था वो। और उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन था वो बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मैच कर रहा था। वहां से मोजले ने अपना एक मोजलेज लॉ दिया प्रॉपर सारे, एंड दैट टाइम हम लोग ये कहेंगे कि उस टाइम पर मैथ्स के अंदर जो या जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर दे यूज टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बिकॉज कहीं ना कहीं वो यूज करते थे मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, एनीवन नोज दिस टॉपिक इन मैथ्स, मैथमेटिकल इंडक्शन? है कोई ऐसा जिसने मैथ्स में इस टॉपिक का नाम सुना? यस, देर आर सर्टन पीपल। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ये है, वी कीप ऑन रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, या वी कीप ऑन रिपीटिंग अ लॉ। हमने क्या हुआ, हमने एक लॉ देखा, हमने पता करना था कि वो लॉ सही था या नहीं था। तो या तो उस लॉ को डिराइव करना मुझे आता हो, डेरिवेशन करके निकाल लो, या अगर डेरिवेशन करना नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, रेंडमली उसमें कुछ नंबर्स पुट अप करते हैं कि दिस लॉ इज ट्रू फॉर कीपिंग द वैल्यू 1, and this law is true for keeping the value 2 also, keeping the value 3 also, and so if I put any random number m, then also the law is getting found to be true. तो इट्स नॉट हिट एंड ट्रायल अरेन, बट समथिंग लाइक हिट एंड ट्रायल, है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल टूल होता है जिसको यूज आज के टाइम पे कम करते हैं, डेरिवेशन ज्यादा कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन अभी भी जो रियल टाइम डिस्कवरीज होती हैं उन्हें तो नहीं पता ना क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या रिलेशन है, पता ही नहीं है कुछ, पहली बार डिस्कवर हो रहा है। तो उसमें वो क्या करते हैं, यस आदित्य तुमने एग्जैक्टली सही रिलेशन देखी है, इफ इट इज ट्रू फॉर P1 एंड इट इज ट्रू फॉर P2 या PK, और अगर वो PK+1 के लिए भी ट्रू हो गया, दैट मीन्स वो ट्रू फॉर ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। आप मैथ्स में शायद तक ये टॉपिक पढ़ोगे भी, आईआईटी के सिलेबस में पहले था, अभी हट गया हो तो पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स कर करके मोजले ने अपना एक लॉ दिया, एंड दैट लॉ वाज रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज अ सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी, है ना, वी प्रोनाउंस इट एज न्यू, न्यू बोलते हैं इसको। ये एक इटैलिक्स में लिखा हुआ वी जैसा दिखता है। ओके, तो
अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी was found to be small a times ब्रैकेट में z माइनस b. ओके, यहाँ पर जो a और b है वो मोजले ने कुछ कॉन्स्टेंट्स बताए, दे आर कॉन्स्टेंट्स. ओके, ये वेरिएबल्स नहीं है. z एटॉमिक नंबर है और जो न्यू है, न्यू इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा. जो एक्सरेज के अंदर जिस फ्रीक्वेंसी को वो स्टडी कर रहा है, तो उसने देखा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो हैं वो z के हिसाब से चेंज होती जा रही हैं. जो उसने a की वैल्यू बताई, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको ये फॉर्मूले याद नहीं करना है, एक इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज रहेंगे. अगर इन फॉर्मूले का कभी यूज हुआ तो वो केवल और केवल आपके ओलंपियाड्स में यूज होगा, जेई करिकुलम में कभी यूज नहीं होंगे. द स्मॉल a, it was defined as under root 3rc/4. ओके, अभी r और c के बारे में, c तो पता है अपने स्पीड ऑफ लाइट है, r जो आएगा वो फिर से एक फर्दर कांस्टेंट आ जाएगा, है ना. तो वहां पर वो एक फिर से एक कांस्टेंट चला जाएगा. और जो स्मॉल b है उसे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए हमारे लिए स्मॉल a और स्मॉल b जो है वो कांस्टेंट्स हैं, उनको छोड़ दो. फंडा ये आ रहा है दैट रूट v has made a proportionality, some kind of proportionality with z. ठीक है, यस नव्या, वो शील्डिंग इफेक्ट वाला जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो आएगा हमारी पिक्चर में. ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरेज की, जो फ्रीक्वेंसी के अल्फा सीरीज की आने वाली है, वो z के साथ रिलेट हो चुकी है. और z के साथ जैसे रिलेट हुई, अब उसने अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास का फंक्शन नहीं है, दे आर द फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो यहां से उसने डिस्कवर कर दिया, या एक तरह से एक नया लॉ दे दिया, और वो लॉ आज तक चलता जा रहा है. अब हमें समझ में आ गया प्रॉपर्टीज मास डिपेंडेंट नहीं है, वो एटॉमिक नंबर डिपेंडेंट है. ओके, तो ये अपने आप में एक एड ऑन हमने कर दिया. हालांकि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर से एज सच कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने एक एड ऑन दे दिया कि जब एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ तो न्यूक्लियस का जो Z था, यानी कि एटॉमिक नंबर था, उस एटॉमिक नंबर की एक एप्लीकेशन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी आ गई. ओके, तो ये दोनों चीजें हमने करके खत्म की. अब यहां से हम एंटर होने लगे कि क्या क्वांटम का लॉजिक था, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बातें हो रही थी, वो सारी बातें क्यों आ रही थी, वगैरह वगैरह. अब हम उस पर आने लगे. ओके, तो यहां पर हम लोग पहुंचे किस पे कि व्हाट आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या चीज है. ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी पहले, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना बोल के इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल देता हूँ, अभी वेव्स में आपको एंटर नहीं करवाता. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई चीज ऐसी है जो कि एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी है जो कि ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसमिटिंग एज अ वेव विदाउट एनी मीडियम. जो चीज वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट हो सके और बिना किसी मीडियम के, यानी कि एम्प्टी स्पेस में भी ट्रांसमिट हो सके, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट से बनी हुई है. दे हैव गॉट बोथ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक कंपोनेंट. ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वेव की डेफिनेशन क्या है, इज देयर समवन हु कैन डिफाइन वेव? जस्ट रेज योर हैंड or use the chat option who can define what is wave. Okay, Arin, can you explain? Arin Agarwal. Hello, sir. Yes beta. So, a wave is alternating crest and trough. I didn't want that answer. Oh. Arya, can you explain? Hello.
Yes. So a wave can also be defined as a disturbance in the surroundings. Okay, not completely satisfied. Anyone else? Okay, someone is telling me periodic disturbance, Saloni. No, it's almost same as this. Ayushman Kumar, can you unmute? Ayushman Kumar. Yes, sir. Can you hear me? Yeah, I can hear you. What is Yes, sir. wave? So wave, I think it's a period. It's a flow of energy in a periodic manner, forming crests and troughs. That's what I had studied. Okay, somewhat very close to the answer. Almost very close. Anyone else? Then हाँ, सिद्धार्थ शर्मा, can you explain? तुम्हारा आंसर मुझे काफी क्लोज लग रहा है. Hello. Yes, Siddharth. So, as far as I know, basically any wave can be given as transfer of energy without any transfer of mass of the medium or any other parameters which are intrinsic properties of that medium. Now that is quite close. या मैं बोल सकता हूँ कि वेव बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर है ना. बेसिकली वो एक एनर्जी का ट्रांसफर है. और या मैं कहूँ कि वेव इज एक्चुअली द मोड बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. ओके, लेट अस से हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड? हाउ मेनी ऑफ यू? मैक्सिकन वेव. ओके ओके, मैक्सिकन वेव स्टेडियम्स के अंदर. यस यस आयुष्मान, मैक्सिकन वेव जो होती है वो स्टेडियम्स में देखने को मिलती है. मैक्सिकन वेव का लॉजिक होता है, एक बड़ा सा एक स्टेडियम होता है, बीच में फुटबॉल का मैच चल रहा है, और सडनली ये जो पागल सा जो क्राउड बैठा होता है वो सडनली वेव की फॉर्म में कैमरा में डिफाइन होने लगता है. वो क्या करता है, एक जना खड़ा होता है, फिर बैठ जाता है, फिर उसके साथ वाला खड़ा होता है, बैठता है, फिर उसके साथ वाला, उसके साथ वाला. और जब उसको ऊपर एक बड़े कैमरे से जब उसको नोट कर रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि जो स्टेडियम के अंदर कुछ वेव्स बन रही हैं, लहरें बनती हुई दिखती हैं. जबकि जितने भी लोग हैं, कोई अपनी सीट से इधर उधर जा नहीं रहे, वो अपनी ही सीट पर खड़ा होता है और बैठ जाता है, खड़ा होता है और बैठ जाता है. दैट मीन्स उसके अंदर जो जोश आया था, उस जोश के कारण वो कूदा और बैठ गया. उसका जोश दूसरे आदमी में ट्रांसफर हुआ, वो अपनी जगह से कूदा और बैठ गया, फिर उसने आगे ट्रांसफर किया, आगे ट्रांसफर किया. दैट मीन्स energy is getting transferred one by one, but the particles are still at the same place. That is actually what we define as wave. जब आप पानी के अंदर पत्थर को फेंकते हो तो एक रिपल्स क्रिएट होती है, जो कि ऐसे लगता है कि पूरे लेक के अंदर ये बड़ा सा सर्कल बनता जा रहा है. लेकिन एक्चुअल में पानी के पार्टिकल्स भाग के आगे नहीं जा रहे. पानी के पार्टिकल्स वहीं अपनी जगह पर बैठे हुए थे. उसको पत्थर फेंका, पत्थर ने अपनी एनर्जी कुछ पार्टिकल्स को दी, उन पार्टिकल्स ने अपनी जगह पर जंप लगाया, जंप लगाकर वापस नीचे आए, उन्होंने अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल को दे दी. वो पार्टिकल जंप मारेगा, फिर नीचे आएगा, अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल को दे देगा. दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर करती जा रही है, पार्टिकल सब वही है. That is what we define wave, that it is actually the transportation या mode by which the energy gets transferred without the transfer of matter or material. Material transfer नहीं हो रहा है, energy भाग रही है. Okay, that is what we define as wave. तो फंडा क्या था कि हमने एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करवाना है एक वेव की फॉर्म में, और अगर वो वेव की फॉर्म में बिना किसी मीडियम के चल पाए तो उस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, या ये कहते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी चल सकती है ना. और जो नॉर्मल वेव होगी उसको चलने के लिए एक मीडियम चाहिए. जैसे साउंड है, तो साउंड को चलने के लिए, यस आख्यान, इट इज ओनली द मीडियम फॉर एनर्जी टू गेट ट्रांसफर्ड. इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ना, एक तरह से एनर्जी के चलने की कार है ये. एनर्जी इस कार में बैठ के ट्रेवल करती है, उस कार का नाम वेव है. ओके, तो फंडा क्या आया कि जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव वैक्यूम में नहीं चलेगी, उसको चलने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए. एयर में चलेगी या मेटल के ऊपर कुछ टकराओगे तो मेटल के थ्रू साउंड आएगी. तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, इट्स अ मैकेनिकल वेव. ओके, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी ट्रांसफर करती जा रही है. तो एक जनरल आइडिया, सबसे पहले किसी को बोलते हैं वेव क्या है तो उसके मन में सबसे पहला डायग्राम यही आता है. एंड ठीक है, दिस इज अ सिनुसाइडल वेव, एक वेव जिसका साइन फंक्शन है. तो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, एंड दीज टू कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब कि एक एक्स वाई प्लेन में चलती हुई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ले लेता हूं, तो एक उसका ऐसे वाई जेड कंपोनेंट में चलता हुआ एक और फेज होगा। Okay, that means two mutually perpendicular waves will be there. One will be electrical wave and the second will be magnetic wave. और ये दोनों waves एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक मेजर मैं कह सकता हूँ एक इनिशियल आइडिया है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके लिए पूरा फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है, EMW, है ना, पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हम लोग तो केवल उसका छोटा सा इंसाइट ले रहे हैं। क्लियर? अभी इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद सेम स्पीड। पहली चीज, they all travel with same speed and that speed is actually equal to the speed of light. Hopefully speed of light सबको पता है, it is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि चाहे आपकी वो अल्ट्रावायलेट हो, ऑब्वियसली सेम स्पीड, ये मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, है ना, मतलब वैक्यूम या सबका मीडियम वाली चीज, कि मैंने पहली बात मैं मीडियम लेस ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूँ, तो हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, इनको कोई मीडियम चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो सबके सब 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, चाहे वो अल्ट्रावायलेट लाइट हो, चाहे वो विजिबल लाइट हो, चाहे वो इंफ्रारेड लाइट हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सब की सब एक ही स्पीड से चलती हैं, 3 इंटू 10 टू दावर 8 से। ओके, इनके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, विच आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये हमें दिखाई दे रहा है ना, एक जना अगर एक्स वाई प्लेन में है तो दूसरा वाई जेड प्लेन में है, so they oscillate in the direction perpendicular to each other and to the direction in which the wave propagates। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो दोनों जने हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक बेसिक आइडिया डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब मेरे पास जो इनका अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट ऑफ all EM waves in an order of their wavelengths। इन सभी की वेवलेंथ्स का अगर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर बनाया जाए तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इन सारी रेडिएशंस का एक अरेंजमेंट लगा दिया कि बड़ी वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ तक या छोटी वेवलेंथ से बड़ी वेवलेंथ तक, जैसे आप लगाना चाहो, तो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो है उसको हमने नाम दिया है स्पेक्ट्रम का, ठीक है, दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अगली स्क्रीन पर मैं आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाने वाला हूँ। पहले इस वाली स्क्रीन को देख लो, होपफुली यहाँ से ज्यादा कुछ पूछने लायक नहीं है, बट जो भी इनिशियल आइडिया अगर किसी को उसमें दिक्कत है तो वो पहले मुझे बता दो। नेक्स्ट शीट के ऊपर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाने वाला हूँ, क्या अरेंजमेंट है। चलो आगे जाते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं वेवलेंथ का नाम उसका जो भी वेव है उसका नाम लिखूंगा, उसकी लैम्डा stands for wavelength, and I will be mentioning lambda in terms of angstrom। 1 a0 का मतलब होता है angstrom, और this is equal to 10 to the power minus 10 meter। okay, 1 angstrom is 10 to the power minus 10 meters। तो मैं उसकी लैम्डा लिखूंगा और एक ऐसा कॉलम बना रहा हूं जो कि शायद काम तो नहीं आएगा लेकिन आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, कि आपकी नॉलेज इससे अच्छी रहेगी। द ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, पहला है रेडियो वेव्स। ओके, रेडियो वेव्स दे आर अराउंड 3 इंटू 10 टू द पावर 9 से लेकर 3 इंटू 10 टू द पावर 14
यानी कि बहुत ही हाई वेवलेंथ है। क्या आप ये बता सकते हो कि हाई वेवलेंथ मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी या कम फ्रीक्वेंसी? हाई वेवलेंथ का मतलब यस लो फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c बाय लैम्डा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ही कम उसकी फ्रीक्वेंसी, हालांकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड उतना ही कम या उतना ज्यादा, बता सकते हो? अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है, अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है तो क्या वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी, ज्यादा या कम दूर तक? ओके, इक्वल इक्वल इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन भी आता है इसी के अंदर, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ज्यादा वेवलेंथ वाली चीज को ज्यादा दूर से देख पाना आसान या मुश्किल? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विजिबल वेवलेंथ, विजिबल वेवलेंथ में बड़ी वेवलेंथ ज्यादा दूर तक दिखाई देती है या छोटी वेवलेंथ? है ना, बड़ी वेवलेंथ ज्यादा दूर तक दिखाई देती है। दैट्स द रीजन बिहाइंड यूजिंग रेड लाइट्स इन द सिग्नल्स। जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उसका उतना ही दूर तक आपको विजिबिलिटी आएगी। ओके, तो अब यहाँ पर रेडियो वेव्स जो है, रेडियो वेव्स की लैम्डा बहुत ज्यादा है। ओके, दैट्स ओके, है ना आर्या, अभी और डिस्कशन नहीं करेंगे इस पे। तो यहाँ पर 3 टू अनम्यूटेड, चलो, तो यहाँ पर लैम्डा जो रेडियो वेव्स का है वो ये है। अब यहाँ पर इसके प्रोडक्शन का जो तरीका है, इसका प्रोडक्शन हम करते हैं बाय यूजिंग एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट्स के द्वारा। ठीक है, नाउ दूसरी चीज पे आते हैं। रेडियो वेव्स के बाद नाम आता है माइक्रोवेव्स का। ये तो आपके घरों में आप प्रोड्यूस करते हो, ऑलमोस्ट हर घर में आजकल माइक्रोवेव होता है। तो माइक्रोवेव जो है वो ऑलमोस्ट 3 टू इंटू 10⁶ से लेकर 3 इंटू 10⁹ इतनी वेवलेंथ तक के बीच की वेव्स को माइक्रोवेव्स बोलते हैं। इनको प्रोड्यूस करने का फंडा होता है एक जनरेटर। ओके, वही जनरेटर, वही करंट वाला है, ये भी अपने पास हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीज से ही प्रोड्यूस हो रही है। इनफैक्ट जो आपके घर पे जो माइक्रोवेव्स जो पड़े हुए हैं, उन माइक्रोवेव्स के अंदर एक ऐसी एक डिवाइस लगी होगी जो कि हाई फ्रीक्वेंसी पर कुछ जनरेटर या फिर कुछ करंट टाइप की चीज को यूज कर रहा है, और उस हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीज को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कन्वर्ट कर रहा है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस माइक्रोवेव की फॉर्म में आपके खाने को गर्म करने का काम कर रही है। बेसिकली वो एनर्जी ही सप्लाई कर रहा है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ्स में कन्वर्ट कर रहा है। आख्यान, आपको पूरी पूरी वेवलेंथ्स याद नहीं करनी है, लेकिन रेंज जरूर याद रखना, है ना। जैसे रेडियो वेव्स के लिए 3 इंटू ये याद नहीं करना है, एक रेंज याद कर लेना कि 10⁹ से लेके 10⁴ तक है। ये सारे यू आर परफेक्टली करेक्ट। दैट्स क्लेरेस्ट्रॉन ट्यूब होती है जो कि माइक्रोवेव में लगी होती है। ठीक है, माइक्रोवेव जो है वो लगभग 10⁶ से लेके 10⁹ तक की रेंज में आती है। इसके बाद में आपके आती हैं इंफ्रारेड रेस, IR। ओके, इंफ्रारेड बोलते हैं जिसको। इनकी जो रेंज आती है दैट इज अराउंड 7600 टू 3 इंटू 10⁶। ठीक है, यानी कि जहां पे पुरानी वाली वेवलेंथ की लोअर लिमिट थी, वो उससे नीचे वाली वेवलेंथ की अपर लिमिट होगी। ठीक है, यस, टीवी रिमोट्स के अंदर या फिर जो रेड हॉट बॉडीज होती हैं, या फिर एक तरह से ये क्या कर रहा है, ये हीटेड फिलामेंट्स का यूज कर रहे हैं, है ना। हीटेड फिलामेंट से इंफ्रारेड रेडिएशंस पैदा की जा रही हैं। वो जो IR रिमोट आप बोलते हो, तो IR रिमोट भी बेसिकली क्या है, उसमें छोटा सा वो एक फिलामेंट है, उसको हल्की सी एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो एकदम से वो हीटअप हुआ, उससे जो सिग्नल निकला वो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन है ना। हॉट बॉडीज से और अलग अलग तरह से हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन निकालते हैं। सन से इंफ्रारेड भी आता है, बट इंफ्रारेड से ज्यादा वहां से UV रेडिएशन ज्यादा आती है। ओके,
हाँ, देर इज नो डेफिनेट बाउंड्रीज बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूअसली स्प्रेड ओवर ऑल थिंग्स, है ना, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, डिस्क्रीट नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद में इंफ्रारेड के बाद में आती है विजिबल, ये सबसे ज्यादा कॉमनली दिखने वाली चीजें, ठीक है, विच आर विजिबल रेडिएशंस, अराउंड 3500 या 3800 से शुरू होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके लगभग 7600 एंगस्ट्रॉम तक चलती है। और विजिबल रेडिएशन तो बहुत सारी चीज़ों से प्रोड्यूस हो रही है, जिनमें से लाइट सोर्सेज वगैरह वो सब, है ना, वो बहुत सारी चीज़ों से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं। जनरल सोर्स कोई नहीं बता रहा हूँ इसका, बल्ब भी आप लगा सकते हो, सन से भी विजिबल आ रही है, बहुत जगहों से आ रहा है। देन देर इज अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज की जो रेंज होती है अराउंड 150 से लेके 3800 तक होती है। जनरली इसका सोर्स सन होता है, ठीक है, जनरली इसका सोर्स सन है, लेकिन हम इसको डिफरेंट डिफरेंट आर्क से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफैक्ट आजकल यूवी लैंप्स और ये सब आने लग गए हैं, जो कि लोग उनको यूज भी करते हैं कि कोई स्किन के लिए, कोई इम्यूनिटी के लिए, दे आर यूजिंग यूवी लैंप्स, ओके। यूवी मास्क आते हैं, यूवी फेस मास्क आते हैं, तो वो बेसिकली वो छोटे छोटे अंदर रेडिएशन देते हैं, जिससे कि कहते हैं स्किन अच्छी हो जाएगी, नॉट अ गुड प्रैक्टिस अदरवाइज, ओके। देन कम्स गामा रेज, ओके, गामा रेज जिनकी वैल्यू लगभग और गामा रेज से पहले आई शुड राइट एक्स रेज फर्स्ट, एक्स रेज विल बी अराउंड 0.1 टू 150, ये एक्स रेज है। इनको प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को हिट किया जाता है, एक्स रेज का प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन बीम हिट ऑन मेटल, मेटल ब्लॉकेज, ओके। यानी कि एक्स रेज का प्रोडक्शन जो रंजन ने भी किया था, और जो आज तक भी हम एक्स रेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो मोस्टली एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम को हिट करते हैं एक मेटल ब्लॉकेज पे, और वहां से एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। देन कम्स योर गामा रेज, गामा रेज जो कि 0.01 से लेके 0.1 तक होती है, ये आपकी मोस्टली रेडियो एक्टिविटी के दौरान पैदा होती है, ठीक है। और उसके बाद में कॉस्मिक रेज, जिनको हम ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा छोटी वेवलेंथ है, शायद इनको ज़्यादा स्टडी हम कर भी नहीं पाते। द कॉस्मिक रेज जो कि एक्चुअल में जो आउटर क्रस्ट ऑफ सन है वहां से प्रोड्यूस हो रही है, मोस्टली स्पेस में ये कॉस्मिक रेज ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा हम इसके अंदर स्टडी नहीं कर पाते हैं कॉस्मिक रेज को, ओके। स्पेस के अंदर कॉस्मिक रेज है, मोस्टली व्हाट्सएप पे कॉस्मिक रेज के मैसेजेस चलते रहते हैं कि आज कॉस्मिक रेज आने वाली है, फोन को दूर रखकर बैठना, वो बकवास होती है, ठीक है। कॉस्मिक रेज इतनी आसानी से ऐसा नहीं है कि तुम्हारी खिड़की के बाहर से आ रही है, क्लियर। एंड यस आर्या, जो एक्स रेज जो नाम था एक्सरे का, वो शुरुआत में एक्स इसीलिए रखा गया था बिकॉज वो अननोन थी, समझ नहीं आ रहा था क्या है, सो वी कॉल्ड देम एज एक्स रेज, अननोन थी, है ना, एक्स इज ऑलवेज अननोन। तो आगे बढ़ते हैं अगली शीट के ऊपर। यहाँ पर मैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ, जो जो वर्ड्स में यूज करने वाला हूँ। जैसे फ्रीक्वेंसी वर्ड हमारा बार बार यूज होगा, दैट इज न्यू, ये बार बार यूज होने वाली वर्ड है। ये फ्रीक्वेंसी का जो जनरल आपका डेफिनेशन होता है वही है कि कितने रिपीटिशन पर साइकिल हो रहे हैं, वही आपका फ्रीक्वेंसी का फंडा आ गया, ओके। जस्ट वन सेकेंड। हाँ, फ्रीक्वेंसी के बाद में अगर हम बात करेंगे वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ का मतलब है कि एक पॉइंट से अगर आपने वेव की लेंथ काउंट करनी शुरू की, तो वो दोबारा वैसे पॉइंट पर कब आई, उसके बीच का डिस्टेंस, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया। समवन हैज अनम्यूटेड हिमसेल्फ, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा चल रहा है, तो मैंने इसका कोई भी एक पॉइंट देख लिया ये वाला, तो ऐसा ही पॉइंट दोबारा कब आया, यहाँ पर आया, तो ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज लैम्डा। या फिर मैंने इसका ये वाला पॉइंट पकड़ा, तो इसी पॉइंट जैसा दूसरा पॉइंट ये आया, तो इनके बीच का डिफरेंस है, ये है लैम्डा। तो लैम्डा तो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर पॉइंट्स, ठीक है। कितनी बार वही सेम पॉइंट वापस आ रहा है, कितनी बार वो पॉइंट वापस आ रहा है विद इन वन साइकिल, तो वो फ्रीक्वेंसी, और कितनी देर बाद आ रहा है, कितने डिस्टेंस के बाद आ रहा है, वो वेवलेंथ। Then there's a term called wave number, जो कि 1/λ के बराबर होता है, we denote it as nu bar,
म्यू बार लिखते हैं इसको, या इसको 1/λ लिखते हैं। म्यू बार और 1/λ एक ही बात है, वी कॉल इट एज वेव नंबर। देन देयर इज अ टर्म जो कि है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एक्चुअल में इस हाइट का नाम हो गया कि वेव कितनी ऊंची है। ओके, एम्पलीट्यूड बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करने की बात होती है ना। एम्पलीट्यूड बढ़ना मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना, दैट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओवर द मीन पोजीशन। और इसके अंदर आप इसका कोई लैम्डा से या न्यू से कोई रिलेशन नहीं है। एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया कि मान लो आपने कमरे में एक येलो कलर की लाइट जलाई, तो आप उस येलो लाइट को अगर तेज चला दोगे, मतलब कि उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दोगे, तो ब्राइटनेस बढ़ाने का मतलब ना तो येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी और ना ही उसकी वेवलेंथ, दोनों में से कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, बस वो ज्यादा ब्राइट हो गई है। सो एम्पलीट्यूड इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। ओके, एंड द वन थिंग इज स्पीड। स्पीड जिसको हम डिनोट कर रहे होंगे c से, और c हमारे पास वही 3 × 10⁸ चलेगा। ओके, kind of Ayushman, you can say loudness. Okay, wave number Advait, it is nothing but 1/λ. 1/λ is defined as wave number, एक mathematical term हमने बना दी है। And magnitude of frequency and wave number the same? No. कैसे सेम होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी जो है वो c/λ है, और wave number is written as nu with a bar, it is 1/λ. So how can their magnitudes be same ना? ठीक है, चलो। नव्या, वेव नंबर का सिग्निफिकेंस हमें मिलेगा हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। हम लोग लैम्डा के बजाय 1/λ से डील कर रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली जो वेव नंबर है ये मुझे टेक्निकली क्या चीज बताता है वो भी मैं लिख देता हूं इसके सामने। इट टेल्स मी द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, है ना। जैसे लैम्डा क्या था कि कितने डिस्टेंस की एक वेव होती है, तो ये मुझे बताएगा कि एक डिस्टेंस में कितनी वेव्स होती है। तो 1/λ और वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपल यूनिटरी मेथड है। लैम्डा का मतलब हो गया कि एक वेव की कितनी लेंथ है, और लैम्डा का मतलब 1/λ का मतलब हो गया कि एक लेंथ में कितनी वेव्स। ओके, चलो, yes, analogous to frequency and time period relation, that's perfectly fine. ठीक है, चलो, यहां तक की चीजें लिखी, मोस्टली फैक्ट्स हैं, ज्यादा इसके अंदर लॉजिकल डिटेल्स मैंने ज्यादा दी भी नहीं है और अभी है भी नहीं अपने पास। अपने पास ये सारी डिटेल्स सब आएंगी जब आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और एडवांस हो चुकी होगी। तो ये सारी बातें स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बातें हुई। अब इसी स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स किए गए। One is called as continuous और बैंड स्पेक्ट्रम। ओके, कंटिन्यूअस ही बोलते हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वन इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ओके, कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि जब सारा का सारा अरेंजमेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो, जैसे कि जो आपका रेनबो है, रेनबो इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ कलर्स। क्योंकि रेनबो के अंदर ऐसा नहीं है 7 कलर्स हैं। रेनबो के अंदर क्या होता है कि एक सेट कलर का है, उसी की डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं। लेट अस से ब्लू के कुछ 15 20 25 शेड्स हैं, और जहां ब्लू खत्म हुआ उसके जस्ट नीचे से ग्रीन शुरू हो गया। ओके, उसके जस्ट नीचे से येलो आपका शुरू हो गया। ओके, कुछ ऐसा होता गया। दैट मीन्स फंडा ये आया कि हमारे पास अरेंजमेंट अगर एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो रहा है, मतलब कि मुझे डिफरेंस नहीं पता चल रहा, तो मेरा फंडा हो जाएगा कि मैंने वहां पर एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाया है, कि वहां कंटिन्यूअसली सारी वेवलेंथ्स हैं। 1000 से लेके मान लो अगर मुझे 1000 से लेके 3000 तक को मैंने स्टडी किया,
तो वहां पर 1000.001, 1000.002, 1000.003 करते हुए इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते जा रहे हैं. दैट विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस काइंड ऑफ. अगर मैंने कोई ऐसा कर्व बनाया है, सो दैट कर्व इटसेल्फ इज कंटिन्यूअस. लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा कर्व बनाया है, सो नाउ दिस इज अ डिस्क्रीट पॉइंट्स. ठीक है. तो जब मेरे पास रेंज कंटिन्यूअसली अरेंज होती जा रही है, तो वो एक बैंड स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम उसको बोल दिया जाता है. और अगर मान लो आपका वेव, अगर आपका रेनबो आपको अगर ऐसा दिखाई देता कि एक कलर है, उसके बाद में कोई और कलर नहीं है, फिर एक कलर है, फिर कोई कलर नहीं है, फिर एक कलर है, फिर एक कलर है, फिर एक और कलर है, अगर ऐसे आपको दिखाई देता ये अरेंजमेंट, मतलब कि एक पर्टिकुलर कलर दिखने के बाद में या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दिखने के बाद में कुछ टाइम तक दिखाई नहीं दे रहा है, फिर अगली अगली चीज दिखाई दे रही है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. इसी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को आख्यान, हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का एग्जांपल जब पढ़ेंगे, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दैट विल बी अवर परफेक्ट एग्जांपल फॉर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. ऑब्वियसली बात है, हमें नेचर में डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इतने आराम से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम जो जनरली देखते हैं, हम विजिबल लाइट को पूरी तरह से स्कैटर्ड देख रहे हैं, है ना. डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो है वो किसी की कैरेक्टरिस्टिक या कोई खास प्रॉपर्टीज आएंगी, उसी की स्टडी करना ही हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एक्सरेज वगैरह के अंदर जाके पढ़ेंगे. ठीक है. तो अभी तो सिर्फ एक नाम बता दिया. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जहां पर लोग कंटिन्यूसली अरेंज्ड है, इनफाइनाइट, जैसे यहां से यहां तक मैंने बोला कि कितनी वेवलेंथ्स है, तो मैं कहूंगा देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कलर्स हिडन बिटवीन दिस पर्टिकुलर थिंग. लेकिन यहां मैं बोलूंगा एक कलर है, फिर और कुछ नहीं था, फिर खाली स्पेस था, फिर दूसरा आया, फिर कुछ नहीं था, फिर तीसरा आया, फिर कुछ नहीं था. सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट थिंग. ओके. यस आख्या ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ सीरीज आएंगी. काफी लोगों ने 9th-10th में शायद नाम सुना होगा, लाइमैन, बाल्मर वगैरह. आज हम लोग मतलब इस चैप्टर के अंदर सब कुछ पढ़ने वाले हैं, है ना. उनका ओरिजिन भी देखेंगे कैसे आ रहा है. ठीक है. तो स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स कर दिए, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट. और यहां से कुछ बात उठनी शुरू हुई, जो कि एक आदमी ने आवाज उठाई, उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर एक और आदमी आया, और ये दो बड़े आदमी जो थे, ये थे हमारे प्लैंक भाई साहब और आइंस्टाइन. ओके. एंड दोस टू, दे वर वेरी क्लोजली रिलेटेड. ऑलमोस्ट दोनों की काफी बातें या काफी सारी स्टडीज दोनों की साथ में की हुई हैं. काफी सारी डिस्कवरीज या जो भी इनकी थ्योरीज इन्होंने प्रपोज की, बेसिकली दे वर नॉट एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, दे वर बेसिकली थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट. तो इनकी बहुत सारी थ्योरीज आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तभी आपको आइंस्टाइन के ज्यादातर फॉर्मूले में एच बैठा हुआ दिखाई दे जाता है, विच इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट. तो आइंस्टाइन की थ्योरीज में एच का बहुत यूज था. एंड प्लैंक, एज पर एज द हिस्टोरिकल थिंग्स, प्लैंक बेसिकली जो था वो आइंस्टाइन की थ्योरीज के कैलकुलेशन पार्ट में ज्यादा पार्टिसिपेट करता था. यस, मैक्स प्लैंक वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. तो मैक्स प्लैंक जो था वो उसकी मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल डेरिवेशंस के अंदर ज्यादा हेल्प करता था, और जो प्रपोजल्स थे, जो थ्योरी प्रपोज करना, एक्सप्लेनेशन देना, उसके बेसिस पर पॉस्टुलेट्स देना, उनका ज्यादातर काम जो था वो आइंस्टाइन का रहता था. ठीक है. आप एक मे बी एक मूवी अगर आप देखना चाहो, है ना, मे बी आपको थोड़ा सा बोर करे, देयर वाज अ मूवी कॉल्ड आइंस्टाइन एंड एडिंगटन. ओके. इट्स अ वेरी नाइस मूवी, आइंस्टाइन एंड एडिंगटन, है ना. तो उसके अंदर आपको काफी सारे इनके इनसाइट्स मिलेंगे, काफी सारे किस्से भी आपको देखने को मिलेंगे कि हाउ प्लैंक एंड आइंस्टाइन यूज्ड टू वर्क टुगेदर. ओके. या कई कई लोगों ने देखी हुई है, दैट्स गुड थिंग. तो आइंस्टाइन एंड एडिंगटन जो है वो इस चीज के ऊपर हाईलाइट भी करता है दैट हाउ दीज टू पीपल यूज्ड टू वर्क टुगेदर. ओके. अब यहाँ पर जो प्लैंक था, उसने अराउंड 1900 के आसपास एक थ्योरी दी, which is called as Planck's quantum theory, and I can say that the whole world got changed. ठीक है. ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, लोग इंडस्ट्रीज के अंदर और बड़े बड़े वो सब कर रहे थे, मतलब कि उस टाइम के लोग हीट के ऊपर काम कर रहे थे सारा काम. तब एक गजब का आदमी जिसने आकर क्वांटम थ्योरी और इसने रेडिएशंस और उन सब के ऊपर थ्योरीज प्रपोज करनी शुरू की, जो कि कुछ ही टाइम में
इवेंचुअली ओरिजिन बना एटॉमिक बॉम्ब का, है ना, ठीक है। उसका जो सारा क्रेडिट था वो आइंस्टाइन के सिर पर गया, बट कहीं ना कहीं उस चीज की शुरुआत प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के आने के कारण हो गई, कि इसने ये बोला कि जो आपकी रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, they are not continuous, they are not a continuous flow of energy, वो continuous energy नहीं है, rather it is made up of discrete packets of energy, it is made up of discrete packets of energy, और इन्हीं discrete packets को उसने नाम दिया क्वांटम, ठीक है। द प्लूरल इज क्वांटा एंड सिंगुलर इज क्वांटम, ठीक है। तो इसने क्या दिया, इसने कहा कि जो आपका एनर्जी है वो कंटिन्यूसली एमिट नहीं हो रही है। इसने बेसिकली इसका एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला इसका एक काफ़ी फेमस स्टडी भी है, हम हालांकि उसमें अभी नहीं जाएंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। उसने बस ये देखा कि एक बॉडी को, एक ब्लैक बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद उसको एक डार्क रूम में रखा, वो बॉडी ग्लो कर रही थी, उसमें से तरह तरह की रेडिएशंस निकली। उन रेडिएशंस को इसने प्रूव किया कि वो जो एनर्जी एमिट हुई है वो कंटिन्यूसली एमिट नहीं हुई है, वो टुकड़ों में एमिट हुई है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एमिट हो रही है। दैट वाज हिज प्रपोजल, इट वाज कॉल्ड एज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और यहाँ पर इसने बोला कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल या एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, या इसने एक्चुअल में ये फॉर्मूला दिया E is equal to h nu, where h was named as Planck's constant. Okay, वैल्यू बड़ी अजीब सी, 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल्स, एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, तो वहां जाके ये सेकेंड, 6.62 into 10 to the power minus 34 joules second, that was the value of Planck's constant. E equal to h nu का मतलब ये था कि आपके पास एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट से बनी हुई है, हर पैकेट की एनर्जी h nu है, और जो आप टोटल एनर्जी देख रहे हो वो टोटल एनर्जी NH nu है। n का मतलब कितने पैकेट्स आए, और हर पैकेट की एनर्जी h nu। ओके, कहने का मतलब ये था, जैसे मान लो सरकार ने बोला कि हमने अभी सब जगह पर जो था माइग्रेंट्स, लेबरर, ये सब जा रहे थे, हमने उनको खाने के लिए हमने उनको 10,000 किलो खाना दिया है, ठीक है। अब लगेगा कि 10,000 किलो खाना कैसे दिया, या उन्होंने एक फिगर दे दिया कि हमने माइग्रेंट लेबर्स के लिए 5,000 करोड़ का खाना खिलाया उनको, ठीक है। अब वो 5,000 करोड़ का खाना कैसे था, वो एक पैकेट बना दिया, हर किसी को ऐसा नहीं कि उनको साथ बिठाकर खाना खिला दिया, सबके लिए पैकेट बना दिया, फूड पैकेट्स बना दिए, और हर पैकेट के अंदर एक दाल चावल का बॉक्स डाल दिया, एक बिस्किट का पैकेट डाल दिया, एक पानी की बोतल डाल दी, एक कोई फ्रूट या कुछ डाल दिया, एक पैकेट बना दिया उनका, और ऐसा पैकेट जो है वो लाखों लोगों को दिया गया। तो हर किसी आदमी को पैकेट्स की फॉर्म में चीजें मिली हैं। एवरी पैकेट विल बी देन कॉल्ड एज अ क्वांटम, और हर पैकेट के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ चीजें प्रेजेंट है। सिमिलरली यहां पर उसने बोला कि अगर आपके पास एनर्जी आ रही है, लेट अस से मैंने बोला कि मेरे पास 100 जूल्स की एनर्जी आ रही है, तो वो 100 जूल्स की एनर्जी कैसे आ रही है, वो एच न्यू के कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि पैकेट्स की फॉर्म में इकट्ठे होकर इतनी एनर्जी अपने साथ लेकर आ रहे हैं। ओके, यानी कि ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस पार्टिकल्स इकट्ठे होकर टोटल एनर्जी को ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन वो टोटल एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइडेड है, हर पैकेट का नाम क्वांटम है। और क्वांटम पार्शियल नहीं हो सकते, मतलब कि ये जो n है ये इंटीजर ही होगा,
आप पैकेट के फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते, एक पैकेट एक टुकड़ा रहेगा। ओके, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके अरिन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 दे दी गई। ठीक है, यहां पर मैं अगर वर्ड क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो क्वांटाइजेशन का एक जनरल आइडिया हम ले लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एक्चुअली क्वांटाइजेशन? यस नव्या, यू वांट टू आस्क समथिंग? बोलो, अनम्यूट करके अपने आप को बोलो बेटा। Hello. Yes, बेटा। Sir, I had a doubt since Max Planck proved that electromagnetic radiations are not continuous and discrete. So, sir, is it right to say that जो rainbow है वो continuous दिखता है? Does it just appear to be continuous, or is it? You're getting confused in terms of spectrum and Planck's statement. We are not saying that the spectrum is continuous or discrete. ऐसा नहीं बोल रहे, ये बोल रहा है कि लेट अस से आपके पास एक रेड लाइट है ना, वो रेड लाइट आपको कैसे दिख रही है? एक बीम की तरह से दिख रही है, बट एक्चुअल में वो बीम नहीं है, वो छोटे 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 ऐसे पार्टिकल्स। दैट मींस एनर्जी कंटिन्यूअसली सप्लाई नहीं हो रही है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में सप्लाई हो रही है। So, okay, so he is talking about an individual part of a spectrum. एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये सोच लो कि मैक्स प्लैंक ने जो चीज प्रपोज की वो वैलिड तो पूरी तरह से थी, और जब आइंस्टाइन आकर इस चीज को प्रॉपरली प्रूव कर देगा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से और आगे जाके डुअलिटी से, तो पता चलेगा कि ठीक है यार, सारी बातें सही थी। हम लाइट को एज अ कंटिन्यूअस देख रहे थे तो भी हमें सही दिख रहा है, लाइट तो कंटिन्यूअस दिख ही रही है, लेकिन उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये भी पता चल रहा है। मतलब कि करेक्टर तो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। हम इवेंचुअली हम जब चैप्टर के एंड तक पहुंचने लगेंगे ना, तो हमारा दिमाग ये समझ में आ जाएगा, हमें ये समझ में आ जाएगा कि गलत कुछ भी नहीं है, सब चीजें सही हैं, बस सही होने के पर्सपेक्टिव डिफरेंट होंगे। एक ही आदमी वेव भी होगा और वही आदमी पार्टिकल भी होगा, एक ही आदमी कंटिन्यूअस भी है और वही आदमी डिसकंटिन्यूअस भी है, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस पर्सपेक्टिव में उसको देख रहे हैं। ओके, चलो, ये सुखजोत दी ब्रोगली, तुम सही जगह जा रहे हो। ठीक है, तो अब जब मैं क्वांटाइजेशन वर्ड की बात कर रहा था, हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर उठाते हैं तो क्वांटाइजेशन में लेट अस से मैं मार्केट से मिल्क लेकर आया, ठीक है, और मिल्क के दो सोर्सेज ले आया। मिल्क का एक सोर्स था मेरा किसी ओपन डेयरी फार्म से लेकर आना। ओपन डेयरी फार्म था जो कि मिल्क को जो है बड़े बड़े कंटेनर्स में रखता था और मैं उससे जाकर कितना भी खरीद सकता था। मैंने कहा कि आज मुझे 10 ml ही चाहिए तो वो मुझे 10 ml भी दे सकता था। अगले दिन मैंने उसे बोला मुझे 100 ml चाहिए, ठीक है 100 ml ले लो। मैंने उसे बोला मुझे 5 ड्रॉप्स चाहिए तो मुझे वो भी दे सकता था। दैट मीन्स इट वॉज एन ओपन डेयरी फार्म जिसमें कंटिन्यूअस अमाउंट में एक बड़े से कंटेनर में दूध भर के रखा हुआ है, मैं जितना चाहूं उतना निकाल सकता हूं। दैट वॉज एन ओपन डेयरी फार्म। द सेकेंड जो कि ज्यादा सिटीज में अपने को दिखाई देता है वो था कि वो एक अमूल का कोई सेंटर था, ठीक है, जहां पर वो उसने मुझे क्या किया, उसने कहा कि जी या तो एक पैकेट खरीद लो या 2 पैकेट खरीद लो मुझसे, 4 पैकेट खरीद लो, 10 पैकेट खरीद लो, दूंगा मैं आपको पैकेट्स में। मैं आपको 10 ml 100 ml 50 ml नहीं दे सकता, मेरे पास पैकेट बने हुए, एवरी पैकेट इज ऑफ 1 लीटर। तो यानी कि मैं इस वाले शॉप से अगर मिल्क खरीदने जा रहा हूं तो इस वाले शॉप से जाकर मैं 1.2 लीटर मिल्क नहीं परचेज कर सकता। यहाँ या तो 1 लीटर परचेज होगा या 2 लीटर परचेज होगा या 3 लीटर परचेज होगा। मैं वहां से अगर कहूँ कि मुझे 400 ml मिल्क दे दो तो मुझे नहीं दे पाएगा। दैट मीन्स उसने पैकेट्स की फॉर्म में उसको बना दिया और अब मैं उससे जो भी परचेज करूंगा वो इंटीजर नंबर ऑफ पैकेट्स ही परचेज कर सकता हूं। दैट मीन्स अब ये अमूल का जो शॉप था इसने मिल्क का क्वांटाइजेशन कर दिया। ओके, सिमिलरली मार्केट में लेट अस से एक कोई भी एक बिस्किट या एक कुकीज का एक पैकेट आ रहा है, लेट अस से हम हाइड एंड सीक या कुछ भी लेकर आ रहे हैं और उसके एक पैकेट में
मान लेते हैं 10 कुकीज पड़ी हुई है, ओके, या 10 बिस्किट्स उसके एक पैकेट में है। तो मैंने बोला कि तुम मार्केट से बिस्किट्स परचेज करके लाओ। तुम या तो मुझे 10 बिस्किट्स ला कर दे सकते हो, या 20, या 30, या 40। तुम 25 नहीं ला के दे सकते, क्योंकि आप शॉपकीपर से ये नहीं कह सकते कि मुझे ना 1.5 पैकेट्स बिस्किट दे दो, मुझे 2.5 पैकेट्स के बिस्किट दे दो। वो या तो आपको 1 दे सकता है, या 2 दे सकता है, या 3 दे सकता है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज द टर्म क्वांटाइजेशन। तो सिमिलरली जो हम एक टर्म आगे जाके इंट्रोड्यूस करेंगे विच विल बी कॉल्ड एज फोटॉन्स। फोटॉन्स लाइट के क्वांटास का ही नाम है, क्वांटा का ही नाम। हम आगे जाके बार बार क्वांटा वर्ड यूज ना करके हम आगे जाके फोटॉन्स वर्ड को ज्यादा यूज करेंगे। तो फोटोन ही एक्चुअल में उस पैकेट का नाम है जिस पैकेट में एच न्यू एनर्जी भरी हुई है। तो आप किसी भी चीज को हिट करते टाइम एक फोटोन हिट करोगे, या 2 फोटोन हिट करोगे, या 10 करोगे, 50 करोगे, 100 करोगे, लेकिन आप 1.5 फोटॉन्स लेकर नहीं आ पाओगे, आप 3.7 फोटॉन्स लेकर नहीं आ पाओगे। इस चीज का मतलब हो गया कि हमने एनर्जी को क्वांटाइज कर दिया। एनर्जी एक फिक्स्ड पार्टिकल्स या फिक्स्ड पैकेट्स की फॉर्म में क्वांटाइज तरीके से किसी ना किसी पर इंसिडेंट होगी। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, यस अरेन, एनर्जी इज लाइक अमूल नॉट अ डेयरी फार्म। परफेक्ट है, ठीक है। तो फुली इतनी बातें आपको समझ में आई। हमने इसके बाद में जहां एंटर करना है, हालांकि वो हमारे सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगा, लेकिन मैं जानबूझ के एटॉमिक स्ट्रक्चर से हटके आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर पहले एंटर होऊंगा, है ना। और हम इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानबूझ के बोर कंसेप्ट पे आने से पहले इसको पहले पढ़ेंगे। ओके, यस आर्यन, लाइट वेव और पार्टिकल दोनों का काम करेगी। लाइट एज अ वेव बहुत सालों पहले लोगों को समझ में आ गया था। लाइट एज अ वेव वाज प्रूवन एट द वेरी इनिशियल स्टडी ऑफ द ऑप्टिक्स एंड लाइट। जैसे लोगों ने स्टडी करना शुरू किया तो लाइट के वेव कैरेक्टर्स बहुत इजीली दिखाई देते हैं, सबको समझ में आ गए थे। लेकिन जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसने आकर हमें प्रूव किया कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी है। मतलब इसने प्रपोज कर दिया कि लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर है, ठीक है। इन्होंने आकर ये चीज आइंस्टाइन ने आकर बताया कि डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी आ रही है। अगर वेव होता तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कभी ऑब्जर्व ही ना कर पाते, ठीक है। तो लाइट वेव तो है ही, लेकिन एक यूनिक कैरेक्टर उसका पार्टिकल नेचर वाला, वो आइंस्टाइन के इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आइंस्टाइन के अंदर अपने एंटर नहीं हो रहा है, ये बता रहा हूं कि अगला टॉपिक अपना आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आज की क्लास प्योर थ्योरेटिकल थी, क्वांटम को समझने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखने में, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वगैरह वगैरह। यस आदित्य, डिस्कवर बाद में हर्ट्ज वगैरह ने किया। आइंस्टाइन नोबेल प्राइज ले गया तो फेमस यही आदमी रहेगा, ठीक है, टेंशन मत ले, है ना। इसने थ्योरी प्रपोज कर दी बाद में, ये तो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था, इसने कभी परफॉर्म तो ऐसे भी नहीं करना था, ये वाज जस्ट लाइक शेल्डन। ओके, तो द थिंग वाज कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास जब आएगी, इसके अंदर हम लोग अगेन इसको अपने आसपास की चीजों से कनेक्ट करेंगे कि हम इसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं। जैसे क्वांटाइजेशन ऑब्जर्व किया हमने, जस्ट लाइक दैट हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक को भी अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे कि कैसे इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसमें हम एक नई चीज के ऊपर चलेंगे कि व्हाट इफ ओनली वेव करेक्टर वाज प्रेजेंट, है ना। हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर लाइट में पार्टिकल करेक्टर होता ही ना, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी हम साथ साथ स्टडी करेंगे। ओके, तो अपनी नेक्स्ट क्लास जो आएंगी वो इसकी स्टडीज के ऊपर आएंगी।